कहते हैं कि एक औरत के दिल में इतनी ममता, इतना प्यार छुपा होता है कि सारी दुनिया भी उसके लिए कम पड़ सकती है। लेकिन ये कैसी औरत थी जिसने पहले तो एक मासूम बच्चे को अगवा करने की सुपारी दी और फिर उसे मार डालने को कहा। आखिर कौन था ये बच्चा और उसकी दहशत भरी आंखें हमें कौन सा सच कहना चाह रही थी? आइए पहले देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। असलम हुसैन अफसा अहमद के साथ 5000 मेहर। आपके साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। बेटा, हमें बड़ा अफसोस है कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से ना कर सके। हमें खुद भी इस बात का बहुत अफसोस है कि अफसा से हमारा यह निकाह इतनी सादगी से करना पड़ रहा है। अब आप तो इसकी वजह जानते ही हैं। अगर अचानक हमारी खाला जान का इंतकाल न हुआ होता तो आज बात ही कुछ और होती। बेटा, परवरदिगार की मर्जी के आगे किसकी चलती है, लेकिन बेटा अफसा का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। खुशामदीद। सुभान अल्लाह, नजर ना लगे इस जोड़े को। कब से हम राहें बिछाए आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आइए अंदर आइए। चाचा हमारे लिए क्या लाए? आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही प्यारी सी दुल्हन चाची। अच्छी लग रही है आपको? हाँ? तो सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे घर के छोटे शहजादे रिजवान। आइए अंदर आइए। आइए, आप पूछें किस क्लास में पढ़ते हैं ये? अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। वाह। और ये फर्स्ट लाते हैं फर्स्ट में, है ना? और हर चीज में फर्स्ट है ये, शरारत में भी, है ना? ये हमारे मरहूम शौहर हैं। कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुई मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। आई एम सो सॉरी भाभी, हम मुआफी चाहते हैं। खाला जान के गुजर जाने के गम में हम आपके निकाह में शरीक न हो सके, मगर एक बात का बहुत यकीन है हमें, अब आप आ गई हैं तो एक एक करके हम सारे गम भूल जाएंगे। अरे आइए, वो आपके जहेज का सामान बिखरा पड़ा था ना, तो हमने सोचा सलीके से रखने में आपकी मदद कर दे। जी भाभी, लेकिन आप क्यों, हम कर लेते ना। बैठिए। कैसी बातें करती हैं आप? अरे हमारे घर की नई नवेली दुल्हन है आप, और आपके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। ये तो हमारा फर्ज है। वैसे भाभी, हमारी अम्मी ने हमारे लिए ये जहेज बहुत प्यार से संजोया है। आई एम सॉरी भाभी। ये सब मेरी माँ ने मेरे जहेज के लिए बनाया। बहुत कीमती होंगे ये सब। जी भाभी, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे उन्होंने आपके लिए भी एक तोहफा भेजा है। हाँ अच्छा, हमारे लिए भी गिफ्ट? जी आपके लिए। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये आपके लिए भेजी है। आपको साड़ी पसंद आई? हाँ ठीक ही है। बेवा औरतों को सफेद और हल्के रंग ही दिए जाते हैं, मगर हकीकत एक और बात है कि हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। भाभी, आप हमारे कोई भी सूट या फिर साड़ी ले सकती है, आपको जो पसंद आए। ये देखिए, ये भी आपको अच्छी लगेगी। हाँ,
ये बहुत प्यारी है। सच कहे तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी और आपकी खूब निभेगी। जी बिल्कुल। माशाल्लाह क्या लग रही हैं आप। अरे ऐसे क्यों शर्मा रही हैं आप? लाए बैग हमें दे असलम। लीजिए। भाई आजकल तो हमें इस बात का डर लगा रहता है कहीं आपको हमारी नजर न लग जाए। सच कह रहा हूँ। असलम हाँ? आप बैठे, हम आपके लिए चाय लाते हैं। बेशक। वो हमारी आदत है ना, आप नहीं थी तो चाय हम ही बनाया करते थे असलम मियाँ के लिए। हम देकर आते हैं, वो बहुत थक गए होंगे। सलाम वालेकुम अरे असलम वालेकुम मियाँ। अस्सलाम भाभी। क्या चाय। बात है, बहुत खूब। गर्मा गर्म चाय। हाँ, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले बिताना चाहती है और अफशा भी यही चाहती थी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इस तरह बार बार सलमा का उन दोनों के बीच आना अफशा को थोड़ा खल रहा था। जो स्पेस और प्राइवेसी उसे अपने ससुराल में मिलनी चाहिए थी वो अफशा को नहीं मिल रही थी। पर इसकी वजह क्या थी और आखिर क्या चल रहा था अफशा के ससुराल में? असलम हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे असलम। असलम हम गिर जाएंगे। आप तब तक नहीं गिरेंगी जब तक आप हमारी बाहों में। अच्छा हाँ। और अगर गिर गए तो? आप गिर गई तो हम भी आपके साथ गिर जाएंगे। अब जा कहाँ रही हैं आप इधर आए। असलम आप इधर नहीं आए पहले तो फिर लीजिए हम ही आ जाते हैं। असलम 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 भाभी जान। असलम जरा इधर आइए। सलमा भाभी नहीं आई नाश्ता करने के लिए? अब हमें कैसे पता होगा कि क्यों नहीं हुई? आप ही कभी पूछ लेती हैं। हमने पूछा था पर हमें कोई जवाब नहीं दिया। सुबह से उनका दरवाजा भी बंद है। कोई बात है क्या? भाभी भाभी ये क्या ड्रामेबाजी कर रही हैं आप? आखिर आप चाहती क्या है? किस बात की बेसब्री है आपको? क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है आप? अच्छा, तो अब आप भी हमसे ऊंची आवाज में बात करने लगे। कोई खता नहीं आपकी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। जो शख्स बार बार अपनी किस्मत को कोसता है ना, उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती, समझिए आप? असलम मियाँ, ये जुमलेबाजी किसी और को सुनाइएगा, हमें नहीं। आपसे तो बात करना ही फिजूल है। हमेशा तो आपका पारा साथ में आसमान पर नजर आता है। असलम मियाँ, कहे असलम क्या हुआ? ये अफशा, दरअसल बात यह है कि भाभी का मूड बिला वजह कभी कभी खराब होता है, इसलिए आप परेशान मत होइए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए चलो, ठीक है? एक मिनट असलम, हमें भी कुछ शॉपिंग करनी थी। हम आपके साथ मार्केट चले? ठीक है चलिए। सलमा भाभी कह रही थी कि उनके शौहर आर्मी में थे, शहीद हो गए। हाँ तो क्या वो सारी जिंदगी हमारे साथ में रहेंगी? सलमा भाभी हमारे बड़े भाई की बेवा है, एक बच्चा है उनका। वो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं इस बात पे? अरे एक तो आप गुस्सा दिलाने वाली बात कर रही हैं, ऊपर से आप कह रही हैं हम नाराज क्यों हो रहे हैं। अरे ये बात सोची भी कैसे? एक बात कहें आपसे,
हमें ऐसा लगता है कि उनको ना हमारी खुशियों से जलन होती है, वो जलती है हमसे। अरे जब भी हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी बहाने से वो हमारे बीच में आ जाती है। हमारी मानिए तो उनका दूसरा निकाह कर दीजिए। रिजवान या तो उनके साथ में रह लेगा, नहीं तो उसका हम दाखिला किसी बोर्डिंग स्कूल में करा देंगे। रिजवान कहीं नहीं जाएगा, समझ गई आप? सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप हो गई आपकी शॉपिंग? हो गई? अब हम ऑफिस जाएं और आप घर जाने की तकलीफ उठाएंगी? प्लीज। सलमा भाभी का उनके साथ रहना और बार बार उनकी जिंदगी में दखल देना अफशा को बहुत नागवार गुजरने लगा। अफशा तो ये महसूस कर रही थी, लेकिन असलम को ये सब कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा था। और जब अफशा ने इस बारे में खुलकर असलम से बात की तो असलम ने उसे ही झड़क दिया। रंजिशें और आपसी झगड़े बढ़ते गए और फिर हालात बद से बदतर हो गए। सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप भाभी, भाभी, अभी 2:45 बज गए, आप अभी तक रिजवान को लेने बस स्टॉप नहीं गई? आज हमारा जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और घड़ी पे नजर भी नहीं गई हमारी। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जाकर रिजवान को ले आती हूँ। भाभी जान! भाभी जान! भाभी जान! भाभी जान! भाभी जान! आप पहले मुझे ये बताइए, रिजवान के स्कूल में आज कोई एक्टिविटी थी? क्या हुआ? भाभी जान, रिजवान हमें बस में नहीं दिखे। ये क्या कह रही हैं आप? हम सच कह रहे हैं भाभी जान, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? या अल्लाह, हमारे रिजवान कहाँ गए आप? भाभी, अब आप चुप भी करेंगी? आपको अल्लाह का वास्ता, अरे हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं रिजवान का पता लगाने के लिए, जो कुछ भी हो सकता है। कम से कम रोना धोना तो बंद करिए आप। हेलो, असलम हुसैन। हाँ असलम हुसैन बोल रहा हूँ। तुम्हारा रिजवान हमारी कैद में है। अपने बच्चे का मासूम चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो उसकी कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए है। क्या क्या बेहुदा मजाक है ये? कौन बोल रहा है? सुना नहीं तूने? बच्चे की जान की कीमत सिर्फ 15 लाख। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलेगा भी कोई? किसका फोन था? बताइए ना असलम यार, किसका फोन था? अरे बताइए ना असलम यार। भाभी संभालिए अपने आप को, इससे रोने धोने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। पर हमने आपसे पूछा ना, बताइए किसका फोन था? अरे क्या कर पाए हम पर? रिजवान को किसी ने किडनैप कर लिया है और कीमत रखी है 15 लाख रुपए और मोहलत है 24 घंटे की। सब ठीक हो जाएगा, संभालिए अपने आप को, सब आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिखाइए। पागल हो गई आप? हाँ? हमारे बच्चे की जान लेना चाहती है? अगर हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो वो लोग हमारे बच्चे की जान ले लेंगे। नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, पुलिस ने कह दिया ना, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। हमारे बच्चे को खोने नहीं चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से रुपए का इंतजाम कीजिए, हमारे बच्चे को हमें ला दीजिए, हमारा बच्चा हमें दे दो। नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते। लेकिन भाभी हम इतने रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहीं से भी इंतजाम कीजिए, लेकिन हमें हमारा कहाँ से लेकर आएंगे हम? कर्ज क्या कोई भीख में नहीं देगा हमें? 15 लाख रुपए आप समझ रही हैं? 15 लाख। हमारा तो दिमाग ही हम सुन पड़ेगा, हमें कुछ समझ नहीं। हम अब्बू से बात करेंगे और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटा, बहुत दुख हुआ रिजवान के बारे में सुनकर। बढ़ते हुए जुर्म, ये इंसान के पैसों के लिए हवस, बेटा सब कयामत की निशानियां हैं। असलम
ये लीजिए 15 लाख, ये रुपए लेके जाइए और रिजवान को सही सलामत लेके आइए। लीजिए बेटा, ले लीजिए असलम। अबू, हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि हम आपका इतना बड़ा एहसान कैसे उतार पाएंगे। अब सब बातें छोड़िए, आप पैसे लीजिए और जाके रिजवान को लेके आइए। रिजवान, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। पैसा लाया? रिजवान कहाँ है? बैग दे। पहले रिजवान को। वो जितना बोलता है करना। रिजवान कहाँ है? आ! छोड़ छोड़, पैसे दे, पैसे दे, चल 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 चल, पैसे दे, चल। रिजवान, असलम हुसैन, असलम हुसैन, हमें इस केस के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे शौहर अभी इस हालत में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मेहरबानी करके आप लोग बाद में तशरीफ लाए। ठीक है, चलो। बड़ी अजीब बात है सर, बच्चे की मैयत के शोक में सिर्फ परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस का कोई दिख नहीं रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। यूसुफ साहब, मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन कातिल और किडनैपर को पकड़ने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। जी हाँ, हम समझ सकते हैं। बेटा, पुलिस को कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। रिजवान का किडनैप हुआ
और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? जी हमें लगा कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो हमारे रिजवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि वो पैसे ले लेंगे और हमारे रिजवान को रिहा कर देंगे। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? नौकरी करते थे पर छोड़ दिया। एक रेस्टोरेंट देखा है हमने यही मार्केट में, उसी को लीज पर लेने का इरादा रखते हैं। काम तुम्हारे पास है नहीं, रेस्टोरेंट ले रहे हो वो भी लीज पे, लेकिन इतने बड़े घर में रहते हो? जी भाड़े पर है। सिंह, जीप का नंबर ले लो। सर, मैं तुम्हारी भाभी सलमा से कुछ सवालात करना चाहूंगा। ये तस्वीर किसकी है? आप लोग के किसी रिश्तेदार की? ये हमारे शौहर हैं, मरहूम मोहम्मद हुसैन। कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुए मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। आई एम सॉरी। सलमा जी, मेरा मानना है कि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो नजर का धोखा होता है। मुजरिम हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है लेकिन हम उसे देखते हुए भी पहचान नहीं पाते। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी बात जो आपको याद आए या आप कुछ बताना चाहें तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। चलो। सिंह। यस सर। मुझे ये महमूद हसन वाला मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों सर? शहीद आर्मी अफसरों को सरकार उनकी बहादुरी के लिए मेडल्स और अवार्ड देती है, जिसे उनकी बीवियां बड़े गर्व से घर में सजा के रखती। लेकिन सलमा के घर में सिवाय इस तस्वीर के हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, हो सकता है उसने अलमारी में संभाल के रखा हो। मेडल्स और अवार्ड अलमारी में? नहीं सिंह, मामला कुछ और ही है। तस्वीर में लगा वो चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना था, कहीं तो देखा है मैंने। एक काम करो, असलम के पड़ोसी से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करो। अफशा जी। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो कहिए। हमने आपको नहीं बताया कि हमारी नौकरी चली गई है। ये कब हुआ असलम? आज के दिन पूरे 2 हफ्ते हो गए। पर आप तो पिछले 2 हफ्तों से रोज जॉब पे जाते हैं। हम जॉब पर नहीं जाते हैं। पास ही में मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, उसी को लीज पर लेना चाहते हैं। उसी सौदे की दौड़ भाग में मशगूल थे। आपको कुल कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 11 लाख के करीब। 11 लाख। असलम, हम सोच रहे थे कि हम अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आप ले लीजिएगा। अफशा, कैसी बात कर रही हैं आप? हमने आपसे ये बात इसलिए बताई ताकि हमारे मन में कोई मलाल न रहे कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हम इतने नहीं गिर सकते ना अफशा कि हम अपनी निगाहों में शर्मिंदगी महसूस करें। सर, उनके पड़ोसी उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते, क्योंकि असलम और उनकी फैमिली 2-3 हफ्ते पहले ही उस मोहल्ले में रहने के लिए आए और आसपास के लोगों से भी कोई खास जान पहचान नहीं है। जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर? सर, वो नंबर गलत निकला। सर, हो सकता है उसने नंबर ठीक से देखा नहीं हो, या शायद सर ये भी हो सकता है कि उसने नंबर जानबूझकर गलत दिया। और वो फौजी अफसर महमूद हसन, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को लिख दिया है, 1-2 दिन में शायद जवाब आ जाए। भाभी, ये आप कैसे आलू छील रही हैं? आप तो ज्यादा से ज्यादा आलू बर्बाद कर रही हैं। तो अब आप सिखाएंगे हमें तौर तरीके, हाँ, कि घर कैसे चलाना है कैसे नहीं? हम कह नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। भाभी, पैसे पेड़ पे तोड़ते नहीं हैं, हमारे शौहर की गाड़ी कमाई के पैसे हैं। शौहर? जी, हमारे शौहर। एक बात मत भूलिएगा, इस घर पे आपसे ज्यादा हमारा हक है, हमारा। क्या हो रहा है? असलम, आप दोनों झगड़ क्यों रहे? असलम मियाँ, हम झगड़ नहीं रहे। आपकी बीबी हम पे धौंस जमा रही है। और सच तो ये है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? कौन सी चोरी? हाँ, चोरी की है आपने, जुल्म किया है हमारे ऊपर, हमारा सुख चैन सब छीन लिया है आपने, हमारी रिजवान की जान ली है आपने, और अब हमारी भी जान लेना चाहती हैं आप। सच यही है कि हमें अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं आप। बस करिए आप। सलमा भाभी, आपको जरा भी इल्म है कि आप क्या बोल रही हैं? हम सच कह रहे हैं असलम बाबू, सच कह रहे हैं। इसकी नजरों में हम आपके लिए बोझ हो चुके हैं। असलम, अपने अमीर बाप से रुपया दिलवाना, हमदर्दी जताना, ये सब ढोंगता इनका हमारे लिए।
सच तो ये है कि अभी हमारी भी जान लेना चाहती है घुट घुट के हम मर जाए और सब सलमा भाभी आप पागल हो गई हैं और कुछ नहीं है, आप पागल हो गई हैं। हम सच कह रहे हैं, खुदा की वास्ते मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने हमारे बच्चे की जान ली है, यही है वो जिम्मेदार। आप पागल हो चुकी है, पागल। नहीं हम सच कह रहे हैं, असलम भैया हमारी बात सुनिए। सर किडनैपर ने जिस नंबर से असलम हुसैन को फोन किया वो प्रीपेड नंबर है सर, जाली डॉक्यूमेंट पे लिया गया होगा। और सर ये कि मैंने कई बार उस नंबर पे ट्राई किया लेकिन तभी से वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही सर, मैंने पता लगा लिया है उस नंबर से शांति नगर में रहने वाले एक गुंडे को कई बार कॉल किया गया है। गुंडे को? जी सर। क्या नाम है उसका? पांड्या, और पुलिस रिकॉर्ड में पांड्या चक्कू के नाम से मशहूर है। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं हम आपको, अगर दोबारा अफसा से कोई बदतमीजी की या इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए तो क्या कर लेंगे आप? बताइए ना क्या कर लेंगे? हम देख रहे हैं जब से वो औरत आपकी जिंदगी में आई है आपको कोई और दिखती ही नहीं, इतनी फिक्र पड़ी है ना तो जाकर बैठ जाइए उसकी गोद में। अपनी वाहियात बातें अपने पास रखिए। नहीं सुनी आपकी बात? सुननी। हाँ? हाथ छोड़िए हमारा। नहीं छोड़िए। क्या हरकत है ये? सर पांडे तो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? यस सर, कल बीच सड़क पर एक ट्रक ने उसको ठोक दिया, बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी। पांड्या को कुछ लोग बेहोश हालत में उठाकर के लाए थे, अब तक उसे होश नहीं आया। डॉक्टर, एक मासूम बच्चे की किडनैप और हत्या के सिलसिले में पांड्या से पूछताछ करनी, क्या आप बता सकते हैं उसे होश कब तक आ सकता है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दिन में होश आ जाएगा। हेलो, असलम हुसैन। जी असलम बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शुभम बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, पुलिस को ऐसा सुराग मिल गया है जिससे रिजवान को किडनैप करने वाले का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। हमारे लिए भी चाय बना दीजिए। जी भाभी, नाराज हैं आप हमसे? हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा अपने किए हुए गुनाह के लिए। सच कहें तो रिजवान की मौत के बाद हम बहुत कमजोर पड़ गए हैं। जिन बदमाशों ने हमारे मासूम बच्चे का कत्ल किया उसके खिलाफ हमारे मन में इतना गुस्सा भरा है कि अब छोटी छोटी बात भी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। हमें बहुत अफसोस है, इस बात के लिए हमें माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। अल्लाह ने अगर आपको जख्म दिया है तो उस जख्म से बाहर भी निकालेगा। आप बस हौसला रखिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब पता नहीं क्यों यहाँ जी नहीं लगता है। सोचते हैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं। असलम से कहते हैं वो हमारे मायके हमें छोड़ दे। जी भाभी। असलम, कब तक आ जाएंगे आप? अब सलमा भाभी को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। अगर घर वालों ने जिद की तो एक दिन रुक जाएंगे, परसों तो वापस यहाँ आ जाएंगे हम। लेकिन असलम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे तो बस हम आ जाएंगे ना परसों, फिर इत्मीनान से बात। नहीं, कुछ अर्जेंट बात करनी है। देखो लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं और उन्हें छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है, तब बात करते हैं। अल्लाह, असलम कहाँ रह गए थे आप? जल्दी चलिए, गाड़ी छूट जाएगी। नहीं छूटेगी, आप चलिए, आप चलिए। सर, हमें असलम की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने हमसे कहा था कि वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। अभी पूरा हफ्ता होने वाला है, ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही वो हमें सामने से फोन कर रहे हैं। आपने अपनी सलमा भाभी को फोन नहीं किया? सर, हमने सलमा भाभी को भी फोन किया था, उनके फोन की बेल बज रही है लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रही है। ये असलम कहाँ गया होगा? उसका अता ठिकाना तो कुछ मालूम होगा आपको? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। शादी की है आपने उस फैमिली में और उसका अता पता ठिकाना आपको मालूम नहीं है, बड़े ताज्जुब की बात है। अफशा की जान पहचान असलम से इंटरनेट पर हुई थी, फिर निकाह इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम कुछ पूछताछ कर ही नहीं पाए। जय क्या खबर? सर पांड्या को होश आ गया है, उसने अपना बयान दे दिया है। क्या बोला? सर पांड्या ने बिल्ला नाम के एक गुंडे के बारे में बताया। बिल्ला ने रिजवान को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट देने वाली एक औरत थी।
पंड्या ने बिल्ला का पता ठिकाना कुछ बताया? सर पंड्या ने बताया कि बिल्ला एक मैकेनिक है, लेकिन थोड़ा याश टाइप का आदमी है। या तो गैरेज में मिलेगा या फिर किसी तवायफ के कोटे पर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब माजरा क्या है? आप परेशान मत होइए, अब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। बहुत ही जल्द इस ड्रामे का पर्दा खुलने वाला है। पुलिस तहकीकात कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अफशा और असलम के घर में ड्रामेटिक घटनाएं हो रही, और इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसे देखकर वो भी दंग रह गए। सर, आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आ गया, ये देखिए। सर, सलमा ने बताया था कि वो महमूद हसन की बेवा है, जबकि सर महमूद हसन की बेवा वो किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर महमूद हसन कुंवारा था, एकदम बैचलर। और सर आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि महमूद हसन का ना तो कोई आगे था और ना ही पीछे। यतीम खाने में उसकी परवरिश हुई और डोनेशन के दम पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। आखिर सच्चाई है क्या? तुम घर में ऐसा क्या चल रहा है? ये केस तो उलझते जा रहा है। मिला? सर, ये मसूद भाई है। असलम ने इसे मकान किराए पे लिया। असलम को जब आपने घर किराए पे दिया जी, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होंगे? जी हाँ, जब वो यहाँ किराए पर आया था तो उसने आईडी प्रूफ के तौर पर अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की एक जेरॉक्स कॉपी हमें दी थी। तो भाई ये तो उन्नाव से इशू है, डिटेल निकालो उसकी। सर ये असलम तो एक नंबर का चालबाज और बेरुपया निकला। इसका लाइसेंस भी फर्जी है। इसमें किसी और के लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स पर अपनी फोटो लगाई है। ये देखिए सर। तो इस असली असलम से मैं फौरन मिल रहा हूं। राइट सर, चलो। ये तस्वीर आपकी है? हाँ जी, मेरी है। इसको जानते हो? ये तो गुड्डू की तस्वीर है। अब क्या हरकत कर दी इसने? और क्या जानते हो उसके बारे में? सर, बहुत अच्छे से जानता हूं इसे। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली उन्नाव के पास एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत बड़े बड़े सपने थे सर इसके, चोरी चकारी करके रुपए हासिल करना और अय्याशियों में उड़ा देना। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? इस औरत को जानते हो? ये उसके साथ रहती थी। होगी सर कोई माशूका उसकी। अच्छा, ये गुड्डू और गफ्फार अली का एड्रेस जानते हो? जी हाँ। पुलिस की कोशिशों से राज खुलते जा रहे थे। असलम का रचाया हुआ खेल सामने आ रहा था। खून की लकीरें फैलती जा रही थी। कौन किसके साथ मिला हुआ था? क्या सब के सब पर्दाफाश हुए या इनमें से कोई छुपा रुस्तम भी था? बड़े मियां जी, कहिए। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली आप लोगों का बेटा? मेरा बेटा था, मगर अब हमारे लिए वो मर चुका है। रुकिए बड़े मियां, पुलिस को गुड्डू की तलाश है। वो आपके लिए मर गया ये कहकर आप उसे कानून की गिरफ्त से बचा नहीं सकते। बचा रहे हैं? कौन बचा रहा है उसे? अगर वो कानून की नजरों से बच भी गया तो अल्लाह उसे सजा देगा। अल्लाह। क्या आप बता सकती हैं गुड्डू कहाँ है? देखिए, हो सकता है आपके सच बताने से गुड्डू की जान बच जाए। देखिए, गुड्डू कहाँ है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, कल उसका फोन हमारे पास आया था। ये इस नंबर से। इस नंबर को नोट करो और फोन को ट्रैक पे डालो। हेलो, किस लड़की को पहचानती है? अरे, ये करमजली नाश पीटी, ये तो सलमा है, इसीलिए हमारे बेटे को फंसाया है। दोनों साथी भागे थे। कीड़े पड़े डाइन के नाश पीटी खत्म हो जाए, गारत हो जाए, हमारे बेटे को अलग कर दिया है। हेलो, क्या? ठीक है, चलो।
इतनी चालाकियां होशियारियां करने के बाद इसे मिला क्या? सिर्फ दर्दनाक मौत। चलो चलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर ये आदमी आया था? हाँ सर, ये आदमी औरत के साथ आया था, एक दिन रुका और अगले दिन चला गया। अच्छा, का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? नेक्स्ट डे थैंक्स। सिंह, एक काम करो सर। गुड्डू की माँ का फोन लगातार चेक करते रहो। वो अपनी माँ से फोन पे बात करने की कोशिश जरूर करे। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर। हाँ सिंह बोलो। सर, अभी अभी गुड्डू की माँ की सेल पे गुड्डू का कॉल आया था। कॉल ट्रेस हुआ है सर। सर कॉल इटावा से है। गुड, मैं भी पहुंच रहा हूं। सर। प्लान हमारा नहीं था साहब, सलमा का था। सलमा तेरी क्या लगती थी? बीवी थी हमारी वो। बेशुमार दौलत हासिल करके शान की जिंदगी जीना चाहती थी वो, पर हमारी कमाई उतनी नहीं थी। ऊपर से घर में एक बच्चा भी हो गया था। खर्चे हजार और कमाई कौड़ियों वाली। हम भी तंग आ गए थे इस जिंदगी से। तभी सलमा ने कहा कि हमारे पास एक प्लान है इस पत्थर जिंदगी से बाहर निकलने का, कि इंटरनेट के जरिए बड़े घर की लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाना, उनसे निकाह करना और महीने 2 महीने के भीतर लाखों रुपए और जेवर लेकर फरार हो जाना। आफशा हमारी पहली शिकायत थी साहब। निकाह के 1-2 दिन के भीतर ही हमने ये प्लान बनाया कि हम अपने बेटे रिजवान का किडनैप करवाएंगे और अपनी बेबसी और लाचारगी का रोना रोकर अफशा के घर वालों से एक मोटी रकम हासिल करेंगे। पर हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था साहब कि सलमा दौलत के हवस में ऐसी फंसेगी कि वो अपने बेटे की भी जान ले लेगी। कहते थे रिजवान हमारे प्लान को खराब कर देते। साहब उस जेवर की चमक भी उस तरह अंधी हो गई साहब कि उसको अपने बेटे का गाढ़ा खून भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। साहब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने साहब उसको मार डाला। इंतकाम था हमारा साहब। लालच बुरी बला है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाना, पैसे की चाह रखना यह गलत नहीं है, पर उस चाह को पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाना वो गलत। सलमा मर चुकी थी, उसका पति सलाखों के पीछे पहुंच चुका था और उनकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और एक जवान लड़की और उसके परिवार की खुशियां तबाह हो गई। लेकिन अफशा और उसके परिवार वालों को इंटरनेट द्वारा की गई दोस्ती और प्यार को शादी जैसे रिश्ते की ओर ले जाने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। कुछ ही पलों में किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब बात अपनों की हो, हमारे रिश्तों की हो, तो इंटरनेट को मात्र एक जरिया ही समझो और कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ अपने दिल का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। मुझे अपने बेटे कृष्णा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। क्या कहना चाहती है अब अपने बेटे के बारे में? कृष्णा ने हमारे नाक में दम कर रखा है, वरना हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल था। अरे ये क्या है? माँ देखो कृष्णा चीटिंग कर रहा है। अरे मैंने कब चीटिंग की? झूठ बोलेगा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मम्मी देखो क्या पापा आ गए। हमारी 2 दुनिया थी, एक इनके आने के पहले और एक इनके आने के बाद। अदब, लिहाज, तहजीब। फिर आया वो मनुष्य दिन जब कृष्णा ने मास्टर जी
मास्टर जी कृष्णा कहाँ है? उसे हमारे हवाले कर दो। क्या किया कृष्णा ने? उसके रहते मोहल्ले की लड़कियां सुरक्षित नहीं है मास्टर जी। अरे मास्टर जी, आपका बेटा तो सारे लोक लाज को पानी में घोल के पी गया। लेकिन ऐसा किया क्या है हमारे कृष्णा ने? लो क्या किया, ये देखिए ना, पम्मी को आपके बेटे ने कुरियर से भेजा दिया। आप भी देखिए ना मास्टर जी, देखिए आप दोनों देखिए। कृष्णा। जी पापा। तू क्या मेरी नाक कटाने के लिए पैदा हुआ है? मैंने क्या किया पापा? तो ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे मालूम था ये झूठ बोलेगा, इसलिए मैं सबूत लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये सबूत है, इससे पूछिए, ये बताएगा सच क्या है। ये कुरियर करने के लिए किसने दिया था? इसने। पापा ये झूठ बोल रहा पापा। देख लिया मास्टर जी अपने बेटे की करतूत। अरे आप अपने बेटे को नहीं सुधार सकते तो हमारे बच्चों को कहां तक सुधारोगे? देखा भाइयों लोग, देखा? नहीं सिखाया था मैंने कुछ, ये संस्कार दिए थे। इन्होंने कृष्णा को घर से निकाल दिया। कृष्णा अपने पापा के साथ साथ हम सबसे भी नफरत करने लगा। उसे लगा कि हमने उसकी मदद नहीं की, लेकिन हम करते तो भी क्या करते। रमेश ने अपने बेटे को उसके किए का दंड दिया, लेकिन ऐसा दंड देते वक्त रमेश शायद ये भूल गया था कि दंड का उद्देश्य इंसान को सुधारना, उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना होता है। क्या ऐसी सजा के बाद कृष्णा सुधर जाएगा, या फिर यह अपमान और तिरस्कार उसे अपराध की ओर मोड़ देगा? क्या ऐसा दंड देने से पहले रमेश ने सोचा था इस घटना का कृष्णा पर क्या असर होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ दिनों बाद कृष्णा की धमकी भरे ईमेल आने लगी। जैसे तुमने मुझे घर से निकाला था, वैसे ही मैं तुझे इस दुनिया से विदा कर दूंगा। ये लैपटॉप क्यों फेंक दिया आपने? फिर से तुम्हारे कपूत का धमकी भरा ईमेल आया है। कुछ तो समाचार है। क्या लिखा है उसने? सब ठीक तो है ना? वो मुझे धमकी दे रहा है और तुम खुश हो रही हो? क्रिमिनल बन गया है तुम्हारा बेटा। एक बार हाथ आ जाए, हड्डी पसली तोड़ के उसके हाथ पर रख दूंगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकती है कि वो सारे ईमेल कृष्णा ने भेजे हैं? सर, कृष्णा नफरत में पागल हो गया था। उसको रिश्ते नाते किसी का भी लिहाज नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन पल्लवी को भी नहीं छोड़ा था। कृष्णा की इस हरकत की वजह से लोग इन पर ताना कसने लगे और इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि जो अपनी औलाद नहीं संभाल पाया वो दूसरों की औलाद को क्या शिक्षा देगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृष्णा को पकड़ लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करें वो भी आपसे प्यार करे। ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिसे अपना माने वो आपका अपना ही हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि रिश्तों की जिस चार दीवारी में आज आप सुरक्षित हैं उसमें कल भी सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी हम अपनी सोच में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम अपनों के जज्बात की परवाह नहीं करते, चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत हैं, हमारी जागीर नहीं। ऐसे में हमारी सोच जब अपनों की जिंदगी उलझाने लगती है तो कहीं ना कहीं विश्वास का कोई धागा चटक जाता है और इसके अंजाम कई बार बहुत भयानक और अविश्वसनीय होते हैं। सर, मेरी बीवी और बच्चा मिसिंग है सर। मुझसे कह के गई थी कि मायके जा रही है, पर लौटी नहीं। मैंने कई बार इसका फोन ट्राई किया पर फोन बंद आ रहा है सर। अपने ससुराल वालों से कंफर्म किया? वो एक्चुअली सर, हमने भागकर शादी की थी उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ, इसलिए वो लोग मुझसे बात नहीं करते। पर सर, मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे उसके बाप का हाथ है। उसका बाप नहीं सर, जल्लाद है। पानी नाक से ऊपर जा रहा है। सुनिए, रहने भी दीजिए ना। आज तक आपको जो भी कुछ करना था ना, अब सब कर चुके। घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि उसके कपड़े और फोटो भी जला दिए। सब कुछ तो छीन लिया आपने उससे। माँ बाप, घर परिवार, सुख चैन, सब कुछ। धमकी ही सही, लेकिन कुछ तो नाता जोड़ के रखा है उसने हमसे। अरे पुत्र मुंह में गांधारी बन गई हो तुम। एक शिक्षक का बेटा अपराधी बन गया है और तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। आज तक मुझ पर लांछन लगाने के सिवा आपने कुछ किया है? पता नहीं किस हालत में होगा हमारा बच्चा।
विनीता और हर्ष 2 दिन से गायब है। कहाँ है वो? हे भगवान, विनीता और हर्ष 2 दिन से गायब है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप उसे ढूंढने यहाँ क्यों आए? जाकर ढूंढिए उसे 420 के घर पे, मार के गाड़ दिया होगा घर पे छोड़े। ऐसे वाहियात आदमी से रिश्ता बनाने का यही अंजाम होता है। देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बस चलो अंदर, चलो अंदर। हमने आपके ससुराल में पूछताछ की, पर विनीता का वहां कुछ अता पता नहीं चला। ऐसा क्या हुआ है विनीता और उसके पापा के बीच कि उनके मन में विनीता के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई? एक बार विनीता, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने देख लिया ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल होती है तो हो जाए माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। थक गई हूँ मैं ऐसे अलग थलग रह के। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है और इसका एहसास मुझे इसके जन्म के बाद हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं जाकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कि तुम्हारा नाती है ना, है ना? लो तुम्हें पकड़ो इसे और करो इसके साथ तुम्हें जो करना है। मैं जा रही हूँ। सुनो, वनिता, हर्ष कहाँ है? वो हर्ष को मैं माँ के पास छोड़कर आई हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे मासूम से बच्चे को जल्लाद के पास छोड़ के आई हो? विनीता, तुम अपने टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए मेरे बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती। रजनीश, पापा इतने भी बुरे नहीं है। हम श्योर अपने नाती को देखेंगे तो उनका दिल जरूर पसीजेगा। यार तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे जो इंसान अपने बेटे को घर से निकाल सकता है वो अपने नाती को छोड़ेगा? तुम कुछ भी बोल रहे हो रजनीश। तुम चलो मेरे साथ। रजनीश मेरी बात, मेरे साथ चलो। रजनीश, हर्ष, मेरा बच्चा देख, ये है तेरा बाप। अरे मासूम से बच्चे को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। मेरे बच्चे को बाहर फेंकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सड़क के पिल्लों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। देखा देखा तूने, ये है तेरा बाप। अगर आइंदा मेरे बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया ना तो पूरे परिवार को पेट्रोल छिड़क के जला दूंगा। और जिस दिन तू मेरे हाथ चढ़ गया ना, उस दिन अपनी जान से जाएगा। दोबारा यहां दिखाई दिया तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अब आप ही बताइए सर, जो इंसान एक मासूम बच्चे को भरी दोपहर में मरने के लिए बाहर छोड़ सकता है, वो जल्लाद नहीं तो और क्या है? अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मूल से सूत प्यारा, यानी कि किसी भी माता पिता को अपनी औलाद से ज्यादा अपने पोते पोतियां और अपने नाते नातिन प्यारे होते हैं। लेकिन ये रमेश को क्या हो गया था? बच्चे से कैसा गुस्सा, कैसी रंजिश? क्या वो अपनी जिद, अपनी सोच का गुलाम इस कदर बन गया था कि सही और गलत का फर्क भूल गया था? सर, क्या हुआ है विनीता और उसके पापा के बीच कि उनके मन में विनीता के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई? अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। सर, विनीता के पिताजी एक नंबर के अहंकारी इंसान हैं। अपने परिवार के लोगों को वो इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करता है। अगर किसी की जान भी चली जाए ना तो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीता मुझसे कह के गई थी कि मायके जा रही है पैचअप करने के लिए। कृष्णा, विनीता दी, पल्लवी तू? एक्चुअली हर्ष के पैदा होने के बाद उसके परिवार के लिए उसके मन में सहानुभूति बढ़ गई थी। वो उनसे सुलह करना चाहती थी। सर, विनीता की कॉल रिकॉर्ड्स लास्ट लोकेशन बाराबंकी की थी, 2 दिन पहले की। लेकिन रजनीश तो कह रहा था कि विनीता मायके गई है, फिर उसका फोन बाराबंकी में क्या कर रहा है? पता नहीं दीदी की प्रॉब्लम क्या है। पहले जिसके लिए घर से भागी थी आज उसी को छोड़कर चली गई। अरे बाबा, वो क्या कर रही है ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना। बस कहीं तुम अपनी दीदी से ज्यादा इंस्पायर्ड ना हो जाना। बस बकवास करा लो तुमसे, अब ये खुद लगाओ। अरे सुनो तो, देखा, और बैठो दिन भर कंप्यूटर पे। पहले का ही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग छोड़ के कोई और जॉब देख लो।
अरे मैडम, आप ही कोई ऐसी जॉब बताइए ना जो हम आपके गोद में बैठे बैठे कर लें। देखो, अब ज्यादा मनाने की कोशिश मत करो, छोड़ो मेरा हाथ। फोन आ गया तुम्हारा? हेलो, क्या? पल्लवी कहाँ है? वो डॉक्टर साहब से बात करने गई है, पापा को लेकर परेशान थी ना। हमारे सभी बच्चे अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। अगर ये भी हमारे सभी बच्चों से इतना ही प्यार करते ना तो ये सब नहीं होता। हमारा परिवार कितना खुशहाल होता। मम्मी डॉक्टर साहब आ गए। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े मैसिव अटैक से वो बच गए हैं। लेकिन एक बात बताइए, उन्होंने लो बीपी की दवा क्यों दी जबकि उनको हाई बीपी है? देखिए, अभी सब ठीक है, उन्हें 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। थैंक यू सर। क्या हुआ? मेरे भाई ने क्या मैसेज भेजा है? मेरे पापा से ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें हॉस्पिटल नहीं मौगरूम नसीब होगा। क्या है, क्या है तेरा परिवार? अगर शादी से पहले मालूम होता ना कि तेरा परिवार नहीं पागल खाना है तो कम से कम तुमसे शादी नहीं करता मैं। प्लीज ऐसा मत कहिए, कृष्णा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये कृष्णा भी है ना, किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा! माँ, ये क्या कर रही हो? ये कृष्णा नहीं है माँ, चलो उधर चल के बैठो। आई एम सॉरी, चलिए प्लीज। सर, विनीता की लास्ट मोबाइल लोकेशन इसी होटल की थी। बोरा सर। मैनेजर कौन है? हाँ सर, मैं हूँ। उनको जानते हैं? सर, ये तो यहीं पर है। कौन सा रूम है? दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाके चेक करो। सर, सर अंदर कोई नहीं। सर, ये देखिए। होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, सीसीटीवी कैमरा तो बंद है सर। आपको पता नहीं है सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है सीसीटीवी? चलो। ये तो कृष्णा है सर। सर, ये लड़का एक नंबर का आवारा है। इसकी बुरी हरकतों की वजह से इसे घर से भी निकाल दिया था, पर इसकी फोटो लेकर विनीता बाराबंकी क्यों जाई? वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? उसी के परिवार वालों से पूछिए ना। हो सकता है उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हो। कृष्णा के सारे ईमेल कलेक्ट करो और साइबर सेल से उसके आईपी एड्रेस ट्रेस करवाओ। सर। हेलो, हाँ, हम आते हैं। आइए सर। सर, यहाँ पे लाश है सर। सर, लगता है गलत दवा के मारा गया इस बच्चे को। ऑटोप्सी के लिए भेजो सर। इस बच्चे के साथ यहाँ किसी से आते देखा है? नहीं सर। इसकी माँ को? नहीं सर। मेरे बेटे को मार दिया सर। आपको किसी पर शक है? शक? आप उन लोगों को जाकर पकड़िए जिनने मेरे बेटे का यह हाल किया है। आप अभी जाइए, बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं। गुप्ता, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा।
जब देखो अपने ससुराल वाले को ब्लेम करता है। इसकी जन्मपत्री निकलवा। सर इस फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पहले बेटी घर से भाग गई, उसके बाद बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद बेटा घर वालों को धमकी देता है, फिर बच्चा और माँ गायब हो जाते हैं, बच्चे की लाश मिलती है, लेकिन बच्चे की माँ भी गायब है। सर इस रमेश के अचानक हार्ट अटैक आने की वजह यही तो नहीं? ऐसा हो सकता है कि शायद उसे अपने नाती के कत्ल का पता चल गया हो। और सर कहीं ये तो नहीं कि उसने ये कत्ल किया हो? हो सकता है। जो ये बोल रहा है इंस्पेक्टर, आप उसी से जाकर पूछिए ना। बिजनेस डूब गया उसका, सर से छत छिलने वाली है उसकी। विनीता मेरे साथ सिर्फ इसलिए सुलह करना चाहती है ताकि वो हमारे घर में रह सके। दो बच्चों को घर से निकालने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या आप मसीहा हैं? इंस्पेक्टर मैं मसीहा तो नहीं हूं, लेकिन रजनीश की तरह गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूं। उसने उन दोनों के लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवाया। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता। पापा आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, डिस्चार्ज मिल गया, घर चल के आराम कीजिए। सर सारे मेल्स के आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुके हैं। डिटेल से पता चला है कि ये सारे मेल्स एक ही मोबाइल से भेजे गए हैं विनीता के, और ये नंबर तभी ऑन होता है जब मेल भेजे जाते हैं। और सर इस मोबाइल की लास्ट लोकेशन उसी हॉस्पिटल की थी जहां पर रमेश एडमिट था, और आखिरी मेल वहीं से भेजा गया। ओके, इंटरेस्टिंग। और यही नहीं सर, बाराबंकी के होटल में भी ये नंबर एक्टिव था, और इस नंबर से होटल के लैंडलाइन पर भी एक कॉल हुआ था। इसका मतलब है कि विनीता या तो फिर कृष्णा की ईमेल से मेल कर रही है, या फिर कृष्णा विनीता के नाम से सिम लेकर ये काम कर रहा है। सर अगर ये कृष्णा ही है तो विनीता उसी से मिलने गई होगी। उसने हर्ष को मारकर विनीता को गायब कर दिया होगा। हो सकता है। फोन को ट्रेस पर लगाओ, वरना सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। सर एक बात और, रजनीश की डिटेल्स आ गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरे बारे में काफी कुछ पता लगा है। मैं हाँ साहब, उनके घर से चीजें टूटने फूटने की बहुत आवाज आती थी, और कई बार तो उसने विनीता को बाहर से रोते हुए भी देखा है। एक बात नहीं सुननी मुझे तो। विनीता मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। अच्छा होता तुम उसी के साथ रहते, कम से कम तुम्हें सबक तो मिलता। ठीक है, जाओ जहां जाना है। हर घर में झगड़े होते हैं। हम मानता हूं कि आजकल हमारे घर में थोड़े ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि विनीता फिर से अपने घर में घुसने लगी थी। उसे लगता था कि उसका परिवार उसकी गलती से टूटा है और वही उसे जोड़ेगी। कौन सी गलती? बताया तो था आपको कि हमने भाग कर शादी की थी उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ। सर इनका बिजनेस में काफी घाटा हो गया था, और शायद कर्जा बढ़ गया होगा। वो रिकवरी वाले रोज आते थे और उनको धमकाते थे। हर बिजनेसमैन की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं, फिर चाहे वो रजनीश हो या मुकेश। तेरी बीवी और बच्चे के नाम पर इंश्योरेंस था ना? जी, 1.5 करोड़ का। उसने उन दोनों के लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवाया। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता। ये बुढ़ा जब तक मरेगा नहीं ना, तब तक शांति से नहीं बैठेगा। आपको क्या लगता है हर बाप उसकी तरह गिरा हुआ है? क्यों? वो अपने झूठे गुरूर के लिए कुछ भी करवा सकता है। विनीता कहाँ है? मुझे क्या पता। विनीता अपने नंबर से पूरे परिवार को धमकियां भेज रही है। ये नहीं हो सकता सर, उसके सर तो अपने परिवार को जोड़ने का भूत चढ़ा हुआ था। पर सारे मेल जिस नंबर से भेजे गए वो विनीता के नाम पर है। एक्चुअली क्या है ना सर, कि विनीता के घर के सारे मेंबर्स के नंबर उसी के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो। सर वो किसी के साथ आपके रहने की बात कर रही थी। मुझे क्या पता, ऐसे बीवियां ऐसी बकवास करती हैं। अगर मैं कहूं कि विनीता का किसी के साथ चक्कर था, तो क्या आप उसे बकवास समझेंगे? नहीं ना। खैर, अगर आपकी पूछताछ पूरी हो चुकी हो तो मैं जा सकता हूं। पर शहर के बाहर मत जाना। थैंक्स। सर काली सीमेंट से पुती सफेदी है ये, जितना साफ खुद को दिखा रहा उतना है नहीं। इस पर नजर रखो। सर कब तक चले गई? इतने कठोर दिल के हो गए कि आपको अपनी नाती की मौत भी तोड़ न पाई। अपने बच्चों के बारे में तुम्हें बहुत फिक्र है, लेकिन उनके बाप के दिल पे क्या गुजरती है तुम जरा भी समझती हो? जब बच्चे अपने बाप के सपने को चूर चूर कर देते हैं तो उस बाप को क्या लगता है, उसे क्या एहसास होता है? इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? तुम क्या समझोगी? कृष्णा के चेहरे की कालिक को सबने देखा, वो सबको दिखाई पड़ी, लेकिन उसके बाप के कितने घाव हुए हैं ये किसी ने नहीं देखा। मैं सर उठाकर चल नहीं सकता हूं बाहर। कभी 9 महीने बच्चे को अपने घर में रखा होता ना, तब पता चलता कि बच्चे से बिछड़ने का गम क्या होता है। औरत सारी जिंदगी बच्चे और पति के ही नखरे उठाने में लगा देती है, और पति अपने अहंकार, अनुशासन और झूठी प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। इस वक्त हमारा नाती हमारे गोद में होना चाहिए था, उसके
इसलिए उसे दफना दिया गया है। और कितना अहंकार रमेश, आज न मेरा बेटा है, न नाती है, न मेरी बेटी है, कोई नहीं है। दरवाजा खोल, खोल, खोल। क्यों बे बुड्ढे, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर। अरे किस नस्ल का बना हुआ है तू? इतनी बार दुत्कारने के बाद भी दरवाजे पर चढ़ आता है। बता, बता मेरी बीवी को कहां छुपाया है? तो मेरे बच्चे को क्यों मारा? तेरा टेटुआ दबा दूंगा। अरे रजनी से मैं कह रहा, छोड़ो उसे। सर, जहां से अर्श की बॉडी मिली थी उस होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूल्हा दुल्हन की लाश मिली है। दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और विनीता की फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर। विनीता दी! इन दोनों की बॉडी हमें दूल्हा दुल्हन की शादी के जोड़े में मिली है। इसे कोई पहचानता है? अरे ये कहाँ ले आई तुम? चलो किसी अच्छे होटल में चलते हैं। अरे आप आइए तो सही, इन नजारों का मजा कुछ और ही है। आगे आइए, कहीं मुझसे डर तो नहीं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको मारूंगी नहीं, घबराइए मत। चलिए आइए। अरे ये कहाँ चली गई मैडम? नहीं सर। पुलिस के सामने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल था कि शादी के जोड़े में विनीता क्या कर रही थी। क्या वो उस आदमी के साथ दूसरी शादी करने वाली थी? क्या किसी ने उसे मारकर शादी के कपड़े पहनाए? और अगर ऐसा था तो क्यों? मकसद क्या है? कातिल कौन है? और ये दूसरा आदमी कौन है? अग्निहोत्री परिवार के रिश्तों की उलझने अब पुलिस को भी उलझाने लगी थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विनीता की डेथ उस दूल्हे से पहले हुई थी। और वो दोनों शादी के जोड़े में थे। सर, मैंने आसपास के मंदिरों में पूछताछ की, लेकिन वहां के पंडितों को इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनीश को पता चल गया और उसने इन दोनों को? सर, विनीता ऐसी लड़की नहीं थी, और मैं उसे क्यों मारूंगा? मेरी तो खुद की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। बर्बाद? क्या बात कर रहा है? तेरी तो लाइफ उनके बीमे के पैसे से सुधरने वाली है। यहाँ मेरे बीवी और बच्चे की मौत हुई है और आपको बकवास सुझ रही है? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास तुम कर रहे हो। बिठा के रखे उसको जब तक सच नहीं बताता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पता नहीं दीदी के साथ ये सब क्या हो गया। अब बंद करो ये सब। सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। और तुम भी ध्यान से सुन लो, रोया अपनों के लिए जाता है, गैरों के लिए नहीं। अभी तक तुम्हारा गुरूर चूर नहीं हुआ। बेटा बेटी नाते सबको खो चुके हैं आप। अब और कितना खोना चाहते हैं आप? मैं देखता हूं। विनीता के साथ जिस आदमी की बॉडी मिली है उसकी मिसिंग कंप्लेंट मिली है लखनऊ में। उसका नाम है राजेंद्र चौहान। क्या आप में से कोई उसे जानता है? राजेंद्र चौहान? नहीं सर, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। राजेंद्र चौहान की बीवी और उसके घर वाले भी विनीता और आप में से किसी को नहीं पहचानते। अच्छा एक बात बताओ, कृष्णा और विनीता के कैसे संबंध थे? दीदी और कृष्णा के बीच पहले सब अच्छा था, बाद में सब खराब हो गया। क्या आप लोगों को लगता है कि कृष्णा ने ये सब किया है? पल्लवी, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कृष्णा
विनीता के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। सॉरी मैम, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती और रजनीश इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वैसे भी इसने पापा के बहकावे में आकर कम इंसल्ट नहीं की होंगी, तो कभी नहीं मानेंगे माँ। बेटा कुछ हो सकता है तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। दीदी कम से कम अपने परिवार के लिए कुछ तो करो। वाह, ये तू कह रही है मुझे? तब क्या हुआ था जब पापा मेरे अगेंस्ट थे? हम सब अपने फायदे के लिए उनसे चिपके हुए थे। आपने पापा को धोखा दिया है, कैसे आज मुझे दे रही है। आपकी वजह से ही हमारा परिवार इतना टूट गया है। तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, समझा? तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकलो, अभी कभी निकलो सबके। बेटा मेरी बात तो सुन। आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं मेरा। जाइए जाकर उस बुड्ढे के तलवे चाटिए। तमीज से बात कर। अरे सपोले, मार मार के हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल दफाओ। चलिए चलिए, जाइए आप लोग भी, चलिए निकलो मेरे घर से, चलो फटाफट। तेरी तो हमने उसे मामा के घर भेज दिया था ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो, लेकिन वो वहां भी नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। गुप्ता, ये केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा का किया धरा हो, पहले विनीता को मारा हो, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ी हो तो उसने उस आदमी को मारकर लूट लिया हो, और उसके बाद हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्हें दूल्हा दुल्हन बना दिया हो। और सर अगर उससे अकेले नहीं हुआ होगा तो उसने जरूर किसी की मदद ली होगी। पर सर ये रजनीश का क्या करना है? अभी तक उसने कुछ भी कन्फेस नहीं किया है और उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। ठीक है, एक काम करो, उसे छोड़ दो, लेकिन उस पर नजर रखो। सर, विनीता की एक बेस्ट फ्रेंड है नीलम, जिसने विनीता को घर से भागने में मदद की थी। हमने उसे यहाँ पर बुला लिया, शायद कुछ पता चल सके। इसे पहचानती हो? नहीं सर, मैं शादी के बाद से गोरखपुर में ही रह रही हूँ। बस अभी 2 दिन पहले आई हूँ। हाँ सर, विनीता से अब मेरी ज्यादा बात नहीं होती है। हाँ, कुछ महीनों पहले उसका कॉल आया था, वो अपने पति के लिए बिजनेस इन्वेस्टर ढूंढ रही थी। अच्छा, ये रजनीश कैसा आदमी है? सर, 1 नंबर का अपॉर्चुनिस्ट, सिर्फ पैसों का मतलब ही। पता नहीं विनीता को उसमें ऐसा क्या दिखा जो उसके प्यार में पागल थी। विनीता के घर वाले आपको पसंद नहीं करते, क्यों? सर, विनीता और मैं हॉस्टल में रूममेट्स थे। सर, विनीता और रजनीश ने भाग कर के शादी की। विनीता, अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। सर, उनके जाने के बाद भी नाटक खत्म नहीं हुआ। कौशल बहुत रोया क्योंकि वो भी विनीता से शादी के सपने देख रहा था, और सर उनके घर पे आना जाना भी था उसका। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। कौशल, एक और अहम मामला। सर, चलो कौशल की कुंडली निकालते हैं। लवी दीदी हमारे कब्जे में है, अगर उसके जान की सलामती चाहते हो तो आ जाओ। कृष्ण, सर लगता कोई नहीं है। एक काम करो, दोनों को फोन लगाओ। सर, is currently switched off. सर नंबर स्विच ऑफ है। दोनों का नंबर ट्रैक करो। सर, पल्लवी का है? वो आने तो वाली थी, इनको लेकर डॉक्टर के पास जाना था उसे। उसके घर का ताला बंद है। हेलो सर, उनकी लास्ट अगेन ट्रैक हो गई है और कृष्णा का फोन भी वहाँ एक्टिव है। गुड जॉब, पता करो नंबर रिचार्ज कहां से हुआ है और ट्रैक करो। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। कौशल, मैं यहाँ हूँ। क्या बोल रहे? आसपास पूरा छान मारो। सर, पल्लवी का फोन यहाँ पड़ा है। इसका मतलब है पल्लवी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। देखो ना, मेरी कृष्णा ने क्या हालत कर दी। कहाँ है कृष्णा? कृष्णा! सर, पल्लवी कहीं नहीं मिली। हेलो, इस तरफ है, आओ। चेक करो ये जिंदा क्या। देखो उसको। सर,
ये जिंदा है सर। सर ये तो मर गया। इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। जी सर। और ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, एक के बाद एक अग्निहोत्री परिवार के सदस्यों की लाशें बिछ रही थी। पल्लवी पर भी वार हुआ। पुलिस को लग रहा था कि शायद ये खेल कौशल खेल रहा हो। इंस्पेक्टर, घाव का नेचर और इंप्रेशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने उसे फोर्स से नहीं मारा है। पुलिस के लिए सबसे पहला चैलेंज ये था कि कातिल को खोज निकाले। कोई भी मुजरिम, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, इस गलतफहमी में जीता है कि कानून की गिरफ्त से बच जाएगा। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पल्लवी को भी लगने लगा था कि वो इस जुर्म से बच जाएगी, लेकिन कानून की पकड़ से ना तो कोई मुजरिम बच पाया है और ना ही बच सकता है। अब चिंता की कोई बात नहीं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। सर वो कल रात आप टेंशन मत लीजिए, हमें पता है कृष्णा का किया धरा है। आप लोग एक काम कीजिए, इन्हें डिस्चार्ज कराकर सीधा तीनों पुलिस स्टेशन आ जाइए। एक दिन विनीता को अचानक पता चला कि उसके पापा ने उसी की छोटी बहन पल्लवी की शादी उसी के बॉयफ्रेंड रजनीश से तय कर दी है। इस बात को लेकर वो बहुत ही भड़क गई। क्या है ये सब? हाँ, शादी करने का बहुत शौक है तुझे? कौन करके बैठी है? विनीता, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी मैं कर रही हूँ? हाँ, माँ बाप है आप लोग मेरे। इसकी सगाई करें आप लोग। रजनीश के साथ मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरी कुंडली उसके साथ नहीं मिल रही थी, तू उसके साथ खुश नहीं रहती। पल्लवी की कुंडली उसके साथ मिल रही थी, इसलिए मैंने उसकी सगाई उसके साथ करवा दी। वाह, आपकी खुशी, पल्लवी की खुशी, सबका खुश रहना जरूरी है और मेरी खुशी का क्या? तू उसके साथ खुश नहीं रहती, रजनीश भी यही चाहता है। रजनीश ये चाहता है? विनीता फिर और भड़क गई और उसने रजनीश को कॉल किया और तुरंत घर आने को बोला। विनीता, इन सबका तो समझती हूँ मैं, तुम क्यों धोखा दे रहे हो मुझे? जब तुम्हें मेरी बहन पसंद थी तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? विनीता, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पापा ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चलो मान लिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप तय करो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या मेरी बहन से? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं मैं। और सर फिर रजनीश को उसके आगे झुकना पड़ा। सोच लिया, तुम्हारे साथ। तो बस चलो फिर, चलो। विनीता, अगर तुम मेरे फैसले का सम्मान नहीं कर सकती तो दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। तो इस घटना ने मास्टर जी के घर में जहर घोल दिया होगा, और ये सिर्फ शादी करके भागकर जाने वाला मामला नहीं है। सर उनके जाने के बाद भी नाटक खत्म नहीं हुआ। कौशल ने विनीता की बहन पल्लवी से शादी कर ली। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। रमेश जी, आपका बेटा कृष्णा गायब है, पर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं। आपका नाती, दोनों की डेड बॉडी मिली, फिर भी कोई असर नहीं आपके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब के पीछे आपका हाथ हो? या फिर कृष्णा भी हो सकता है, या फिर कृष्णा को गायब करने में या मरवाने में आपका हाथ हो। गीता जी, आप तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ बाप बेटे के बीच में कि बेटे ने बाप को धमकी भरे ईमेल भेजना शुरू कर दिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पति का साथ देकर कृष्णा को मरवा दिया? रजनीश, सुना है तुम्हारी और कृष्णा की ज्यादा बनती नहीं थी, और एक बार हाथापाई में उसने तुम्हारे चेहरे पर थूक भी दिया था। शायद ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है तुम उसे मारने का। पल्लवी जी, अब आप खुद बोलेंगी या फिर मैं बुलवाऊं? बकवास है ये सब। कातिल ने फिर तुम पर इतनी मेहरबानी क्यों की? बाकी लोगों तो बड़ा टॉर्चर करके मारा है। हमने अपने सोर्सेज से पता किया कि कृष्णा का सिम तुमने ही रिचार्ज करवाया था। हमने जानबूझकर उस सिम को जीरो बैलेंस करवाया था और नेटवर्क को इन्फॉर्म किया था कि जैसे ही सिम रिचार्ज हो हमें बताए। पता, रजनीश मुझे पसंद था, लेकिन दी ने अपने प्यार के जाल में फंसा के मुझसे छीन लिया। पर मेरे दिल में वही बसा था। दी के हॉस्टल जाने के बाद पापा ने मुझसे पूछा रजनीश से शादी करने के लिए, और मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। पापा ने मेरी खुशी के लिए बिना किसी को बताए मेरी उससे एंगेजमेंट करा दी, लेकिन दी को पता चल गया। अब मुझे रजनीश को फिर से पाना था।
और मेरे और रजनीश के बीच में सिर्फ 3 लोग थे। फिर मैंने कृष्णा के मेल से पापा को धमकी भरे ईमेल भेजना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि थी घर में वापस घुसने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने कृष्णा के फोन से मैसेज किया और दी को 12 बंकी बुलाया। कौशल को क्यों मारा? पापा को पता था कि वो कौशल भी दी से प्यार करता है, लेकिन फिर भी मेरी शादी उस कौशल से करा दी। मुझे लगा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। पर एक दिन एक बात कहूं, तुम बिल्कुल विनीता जैसी लगती है। खड़े ऐसे हाथ मत लगाओ मुझे। विनीता दीदी की जगह मुझे सोच लिया तुमने। तुम आज भी उन्हें चाहते हो ना? मुझे सब पता है। जिसमें मेरा यूज कर रहा था और नाम विनीता का ले रहा था, इन सबका जिम्मेदार वो कृष्णा था। हेलो विनीता दी, पापा ने ना रजनीश भैया की शादी पल्लवी दी से तय कर दी है। अरे क्योंकि आपकी और उनकी कुंडली मैच नहीं हुई ना, आप बस जल्दी से यहाँ जाओ। फिर मैंने कृष्णा से बदला लेने की ठान ली और उस कोरियर वाले से मिलकर एक प्लान बनाया। पर मुझे ये पता नहीं था कि पापा उसे घर से बाहर निकाल देंगे। कृष्णा के नाम का इतना इस्तेमाल किया, आखिर है कहाँ वो? कृष्णा ने एक दिन मुझे फोन करके खंडर में बुलाया था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस कोरियर वाले ने मुझे सब बता दिया है। जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा मैंने भी किया। अगर तू विनीता दी को नहीं बुलाता तो आज रजनीश मेरा होता। छी, कितनी सेल्फिश है आप। आज आपकी वजह से मैं और विनीता दी घर से दूर हैं। और वो मेल आपने भेजे थे ना मेरी आईडी से पापा को। मैं सबको सच बता दूंगा। तो कुछ नहीं बताएगा किसी को। देखो बस अब मैं क्या करता हूँ। अब रजनीश मेरा हो जाएगा, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी और उससे शादी कर लूंगी। तुम्हारे गले में इस जन्म में तो मंगलसूत्र का पता नहीं, पर हाँ फांसी का फंदा या फिर उम्र कैद की बेड़ी जरूर लगेगी। विनीता अपनी खुशियों के लिए पल्लवी की खुशियों का गला घोटती रही। पल्लवी के मन में निराशा का अंधकार गहराता रहा और किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसने अपने आप को समेटकर फिर से जीने की कोशिश भी की, लेकिन कौशल के एक शब्द ने उसका अस्तित्व मिटा दिया, उसके सम्मान को रौंद डाला और नतीजा एक परिवार मिट गया। क्या अब भी रमेश अपनी प्रतिष्ठा की दुहाई दे पाएगा? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? पल्लवी शुरू से तो ऐसी नहीं थी, उसे ऐसा किसने बनाया? ये सोचने और ध्यान देने वाली बात है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।